तो दोस्तों इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं और अब हम शुरू करते हैं कि LIC के फॉर्म संख्या 3801 को कैसे भरते हैं। दोस्तों LIC का यह जो फॉर्म है ना, इसको ठीक उसी तरह से लेना चाहिए जैसे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो दस्तावेज होते हैं, मतलब रजिस्ट्री के जो कागजात होते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं और उस सिग्नेचर के बाद आप किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पर कर देते हैं या अपने खुद के नाम पर लेते हैं। ठीक उसी तरह से LIC का यह डिस्चार्ज फॉर्म होता है। यदि यहाँ पर आपने गलती की तो हो सकता है कि आपको इसकी हवा भी न लगे और आप बड़े धोखे के शिकार हो जाएं। तो इसलिए मैं आपसे यह कहूँगा कि आप LIC के अभिकर्ता हों या फिर आपने LIC की कोई पॉलिसी ली हुई हो, आपको इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कई ऐसी छोटी छोटी और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होगी जिसको कि आप कहीं भी खोज लें वह जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। आने वाले समय में कुछ लोग और वीडियो डाल दें वो अलग विषय है, लेकिन हाँ, आज की डेट तक आपको यह जानकारी कम से कम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं मिलेगी और जिस जानकारी को मैं देने जा रहा हूँ इस तरह से आपको कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा भी नहीं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो LIC में जब नॉमिनी या फिर दावेदार मृत्यु दावे के लिए क्लेम कर देता है तो LIC से जो फॉर्म मिलते हैं उसमें एक फॉर्म होता है जिसके की राइट साइड में ऊपर की ओर फॉर्म नंबर 3801 लिखा होता है। यदि आपको यह फॉर्म मिला हुआ है और यकीनन यह फॉर्म आपको मिला ही होगा, तो इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। जब आप इस फॉर्म को थोड़ा सा नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ लिखा होता है मृत्यु दावा विमुक्ति पत्र और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ होता है जीवन बीमा अधिनियम 1956 द्वारा संस्थापित। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न की शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे पहला शब्द दिया होता है श्री और उसके बाद आपको पॉलिसी धारक का, मतलब मृतक पॉलिसी धारक का नाम लिखना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह। अब इसके बाद यहाँ पर दिनांक दिया होता है। दोस्तों यदि डेथ क्लेम की जानकारी देने वाली वीडियो को आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो मुझे यह यकीन है कि आपको यह पता होगा कि आप यह कैसे पता कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर का नाम, सम एश्योर्ड, डेट ऑफ कमिटमेंट। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दे दी है। तो पिछली वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है अब उसको आगे मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज ये वीडियो वैसे भी लंबी होनी है तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ कमिटमेंट भरना होता है, यानी कि वह तारीख जिस तारीख को आपकी यह पॉलिसी जारी की गई थी वह तारीख यहाँ पर देनी होती है। आपके पॉलिसी बॉन्ड में और LIC की जितनी भी रसीद होती है उसमें DOC की जगह पर इसका डेट लिखा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने पॉलिसी का DOC नोट कर देता हूँ। अब दोस्तों बारी आती है पॉलिसी नंबर की, तो यहाँ पर हम पॉलिसी नंबर नोट कर देते हैं। अब इसके बाद नीचे जब आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा है मैं और हम। मैं और हम से क्या मतलब है? देखिए होता क्या है कि यदि पॉलिसी में एक नामनी है तो वहाँ मैं शब्द का उपयोग होता है और यदि एक से अधिक नामनी है तो वहाँ पर हम शब्द का उपयोग किया जाता है। यदि आप मैं शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पॉलिसी में जो व्यक्ति नॉमिनी है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि आप हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पॉलिसी में एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो उन सभी के नाम यहाँ पर आपको लिखने पड़ते हैं। फिलहाल हमारे केस में सिर्फ एक नॉमिनी है तो मैं यहाँ पर जागृति सिंह नोट करता हूँ। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपरोक्त श्री श्रीमती, इसके बाद आपको मृतक पॉलिसी धारक का नाम नोट करना होता है, यानी जिसके नाम से पॉलिसी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम हम यहाँ पर नोट करेंगे। अब दिया हुआ है को का के की संबंध। अब यहाँ पर जागृति सिंह और स्वर्गीय महेंद्र सिंह के बीच में क्या संबंध है ये नोट करना होता है, यानी कि जो पॉलिसी में नॉमिनी है या फिर दावेदार है उसका और जो मृतक पॉलिसी धारक है उसके बीच में क्या संबंध है उसको यहाँ पर नोट किया जाता है। क्योंकि हमारे केस में पति पत्नी का संबंध है तो मैं यहाँ पर ऐसे नोट कर देता हूँ। और इसके बाद फिर दिनांक लिखना होता है। तो यहाँ पर कौन सा दिनांक लिखा जाएगा? यहाँ पर भी डेट ऑफ कमिटमेंट लिखा जाएगा, यानी जिस डेट में पॉलिसी जारी की गई है वह डेट यहाँ पर नोट होगा। अब इसके बाद दिया हुआ है को मेरे हित, हमारे हित में किए गए। अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि आप किस अधिकार से आप इस पॉलिसी में क्लेम कर रहे हैं। चूंकि जागृति सिंह हमारी इस पॉलिसी में नॉमिनी है तो हम यहाँ पर नामित लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप नॉमिनी नहीं हैं, आप पॉलिसी में दावेदार के रूप में दावा कर रहे हैं तो यहाँ पर दावेदार लिखेंगे। यदि आपकी यह पॉलिसी असाइन हुई है और आप असाइनी हैं, मतलब आपके पक्ष में पॉलिसी असाइन हुई है, तब आप यहाँ पर असाइनी लिखेंगे। तो जो भी कंडीशन होती है अपने अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर नॉमिनी नोट करता हूँ।
अब इसके बाद यहाँ पर लिखना होता है कि आपके पॉलिसी से मृत्यु दावे के रूप में कितना भुगतान मिलेगा वह नोट करना होता है। अब आपकी पॉलिसी कौन सी है, उस पॉलिसी में रिस्क कवर कितना होगा, उसमें कटौतियां क्या क्या होंगी, यह सारा चीज कैलकुलेशन करने के बाद नेट वैल्यू क्या आती है उसको यहाँ पर नोट किया जाता है। तो यकीनन इसकी करेक्ट जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो मेरी राय आपके लिए होगी कि आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद चलते हैं फिर हम अगले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देखिए नाम लिखा जाता है, दिया हुआ है श्री श्रीमती, तो यहाँ पर हम मृतक पॉलिसी धारक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह, और इसके बाद मृत्यु का दिनांक नोट करना होता है, यानी महेंद्र सिंह जी की डेथ जिस डेट में हुई है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक इसी तरह से आप अपने केस में फॉर्म के इस हिस्से को इस प्रकार से आप भरेंगे। यदि आप इतना कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके फॉर्म का इतना हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अब यदि आप अगले ऑप्शन को ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा राइट साइड में लिखा हुआ होता है। सबसे पहले इसमें आपको बीमा धन लिखना होता है, यानी कि आपके पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है। यदि आप पॉलिसी बॉन्ड में देखेंगे तो सम एश्योर्ड नाम लिखा होता है। यदि आप रसीद में देखेंगे तो वहां पर भी सम एश्योर्ड और कई कई रसीदों में यस ए करके लिखा होता है। तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो आप यहाँ पर नोट कर दें। फिलहाल हमारे केस में महेंद्र सिंह जी ने 5 लाख का बीमा कराया हुआ था, तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए नोट कर देता हूँ। अब इसके बाद बारी आती है बोनस की। तो आपने जो भी पॉलिसी कराई है, जितने सम एश्योर्ड के लिए कराई है और जितने समय तक आपकी पॉलिसी चली हुई है, उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी ने अभी तक कितना बोनस अर्जित किया हुआ है उसको आपको यहाँ पर नोट करना होता है। इसके बाद आता है अंतरिम बोनस। देखिए, एक होता है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है कि हर वित्तीय वर्ष के आखिरी में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो अपने बोनस का डिक्लेरेशन करती हैं, जो कि आपकी पॉलिसी में जुड़ता रहता है। लेकिन सपोज दैट जैसे कि हमारे केस में जो डेथ हुई वो हुई 15 दिसंबर 2021 को, यानी वित्तीय वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उसके बीच में ही हमारा जो क्लाइंट है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉलिसियों में बीच में डेथ होती है तो उसके लिए LIC और जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो अंतरिम बोनस का डिक्लेरेशन करती हैं। तो जो भी आपकी पॉलिसी में अंतरिम बोनस होता है उसको यहाँ पर नोट किया जाता है। अब इसके बाद देखिए एक अगला ऑप्शन होता है। पहले बहुत सारी पॉलिसियों में ऐसा होता था कि तमाम ग्राहकों के पास कोई एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं हुआ करता था। खैर आज की डेट में तो आधार कार्ड लगभग सभी के बन गए हैं और उसको LIC एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ की तरह ही मानती है। तो ये समस्या फिलहाल की पॉलिसियों में तो नहीं पैदा हो रही है, लेकिन हाँ, जिन पॉलिसियों में स्टैंडर्ड एज प्रूफ का उपयोग नहीं किया गया है और क्लाइंट ने क्या किया कि अपने हिसाब से उसने एज बताई और उस हिसाब से पॉलिसी हो गई, लेकिन पॉलिसी के नॉमिनी या दावेदार के द्वारा डेथ क्लेम में जो फॉर्म सबमिट किए गए और जो दस्तावेज दिए गए, यदि उससे जांच में यह पता चलता है कि जब पॉलिसी की गई थी उस समय ग्राहक की एज कम थी लेकिन उसकी एज ज़्यादा, मतलब पॉलिसी करते समय एज ज़्यादा नोट कर दी गई है, तो जब पॉलिसी में एज ज़्यादा नोट कर दी गई है तो हुआ क्या, उसकी वजह से वह जो बीमा धारक है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम हर साल जमा करते हुए चलाया है। तो यदि ऐसा है तो उस क्लाइंट के द्वारा कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम LIC की इस पॉलिसी में जमा हुई है उसको यहाँ पर नोट किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर योग लिखा जाता है, यानी बीमा धन, बोनस, अंतरिम बोनस और यह जो आयु अधिक लिखी होने के कारण जो प्रीमियम की अंतर राशि है, इन सभी को योग करके मतलब कैलकुलेट करने के बाद इसका टोटल यहाँ पर नोट करना होता है। तो दोस्तों मुझे यह पता है कि बोनस कितना होगा, अंतरिम बोनस कितना होगा और आयु अधिक लिखी होने के कारण प्रीमियम की राशि में कितना अंतर होगा, इसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप इस ऑप्शन को एज वेल एज ऐसे छोड़ दें, यहाँ पर कुछ भी न लिखें। अब इसके बाद बारी आती है कि आपकी पॉलिसी में कितनी कटौती होनी है। अभी ऊपर हमने क्या समझा कि आपकी पॉलिसी से भुगतान कितना मिलने वाला है, लेकिन अब हम समझेंगे कि आपकी पॉलिसी से कितनी कटौती होगी। तो वह कटौती क्या हो सकती है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कटौती होती है वह यह होती है कि मृत्यु होने वाले वर्ष में देय हुई प्रीमियम का बकाया किसने कितनी है। देखिए, किसी भी बीमा कंपनी की जब प्रीमियम डिसाइड होती है तो वो एनुअल प्रीमियम डिसाइड होती है और एनुअल प्रीमियम के आधार पर ही रिस्क कवर होता है। अब पॉलिसी धारक की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनियों ने किया क्या कि पॉलिसी की प्रीमियम को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली इस तरह के मोड में डिवाइड कर दिया। लेकिन प्रीमियम का जब भी कैलकुलेशन होता है तो वो वार्षिक प्रीमियम के आधार पर होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे केस में 15 दिसंबर 2021 को इस क्लाइंट की डेथ हुई है। अब जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट ने क्वार्टरली प्रीमियम की पॉलिसी ली हुई है
अब सपोज दैट कि हमारे क्लाइंट ने अप्रैल महीने की प्रीमियम जमा कर दी, जुलाई महीने की प्रीमियम जमा कर दी, अक्टूबर महीने की प्रीमियम जमा कर दी और उसकी अगली प्रीमियम जनवरी महीने में थी, लेकिन जनवरी में उसने प्रीमियम जमा नहीं की है। यानी जिस वर्ष उसकी डेथ हो रही है वो जो वार्षिक प्रीमियम है उसकी एक किस्त बकाया है, तो वह जो एक किस्त है उसकी कटौती की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद विलंब शुल्क क्या है। देखिए होता क्या है कि कई पॉलिसियों में रिबेट मिलती है, जैसे में आप 165 देख लीजिए, 174, 179 जैसी जो पॉलिसियां हैं, अगर क्लाइंट ने 2 साल प्रीमियम चला लिया तो उसको 2 साल तक ऑटो कवर मिल रहा है। तो वो जो 2 साल तक ऑटो कवर मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि LIC उस प्रीमियम को कवर नहीं करती है। अगर उस पॉलिसी में डेथ क्लेम आ जाता है तो वो जो बकाया प्रीमियम है उसको डेथ क्लेम के अमाउंट से माइनस किया जाता है। अब यदि कोई पॉलिसी ऑटो कवर के अंदर चल रही है या फिर वह पॉलिसी रियायती अवधि के अंदर चल रही है लेकिन उसके ऊपर लेट फीस लग रहा है, यानी अगर वो क्लाइंट जिंदा होता और आज की डेट में प्रीमियम जमा करने के लिए जाता तो उसको लेट फीस जमा करना पड़ता, तो जितनी लेट फीस लग रही है जब यह कैलकुलेशन किया जाएगा तो वह लेट फीस कितनी होगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा और क्लेम अमाउंट में से उस पैसे को रिडक्ट किए जाएंगे। अब बारी आती है ऋण की, यानी क्या उस क्लाइंट ने LIC से इस पॉलिसी के एवज में कोई लोन लिया हुआ है। यदि वह लोन लिया हुआ है तो वह लोन का बकाया पैसा कितना है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा और इसके बाद उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना आया हुआ है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे देखिए अभी हम लोग पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे तो आयु के अधिक होने के कारण क्लाइंट ने प्रीमियम ज़्यादा जमा की थी, तो जो ज़्यादा प्रीमियम जमा की होगी LIC उसको रिफंड करेगी। लेकिन बीमा करते समय सपोज दैट कि क्लाइंट की जो एज लिखी गई थी वो उसकी वास्तविक एज से कुछ कम थी, यानी कि क्लाइंट ने हर साल कुछ न कुछ प्रीमियम कम दी है, तो वो जो अंतर है वो कितना अंतर है उसको यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह जितनी भी चीजें हैं इसकी सटीक जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो यहाँ पर भी आपके लिए हमारी राय यही होगी कि आप इन सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से छोड़ दें। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माइनस रुपए, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये जितनी भी पैसे माइनस होने वाले हैं उनका टोटल कितना होगा उसको यहाँ पर नोट करेंगे। और इसके जस्ट नीचे देखिए लिखा हुआ है शुद्ध देय रुपए, यानी आपको पिछले ऑप्शन में देखिए कितना पैसा मिलने वाला था इसका टोटल निकाला गया। इसके बाद इस पेज पर आपने देखा कि कितने पैसे की कटौती होने वाली है इसको निकाला गया। अब इन दोनों का जो अंतर आया है इसी पैसे का भुगतान वह पॉलिसी का नामनी हो या दावेदार हो उसको किया जाएगा। तो यह जितने भी ऑप्शन हैं ये क्या कहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, मुझे यकीन है कि अब आपको इसकी जानकारी हो गई होगी। तो अब हम इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। LIC का स्टाफ इसको अपने आप कंप्लीट कर लेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अब यहाँ पर देखिए स्थान और दिनांक नोट करना होता है। दोस्तों जब डेथ क्लेम के फॉर्म को भरने वाली वीडियो की जानकारी जब मैंने शुरू की हुई थी तभी मैंने एक चीज कहा हुआ था कि यह जो स्थान और डेट है सभी फॉर्म को कंप्लीट कर लेने के बाद LIC में जमा करने से 1 से 2 दिन पहले आप इसको भरें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल जो मैंने पहला फॉर्म भरा था, यदि आप हमारी पिछली वीडियो को भी देख रहे होंगे तो मैं उसी को आधार मानकर ही यहाँ पर सारी की सारी डिटेल को एंट्री कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर स्थान डाल देता हूँ। मैं यह मान लेता हूँ कि यह जो फॉर्म है ओबरा में 12 दिसंबर 2021 को भरा गया है। अब जब इतना सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद एक साक्षी की आवश्यकता होती है। साक्षी मतलब उसको एक गवाह कर सकते हैं, एक गवाह की जरूरत होती है। तो उस गवाह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराना पड़ता है। जो गवाह सिग्नेचर करेगा उसका नाम क्या है, वह किस पद पर कार्य करता है और उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, ये आपको यहाँ पर नोट करना होता है। अब यहाँ पर गवाही कौन करेगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके विषय में हम अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नीचे की ओर। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए पूरे हस्ताक्षर लिखा हुआ होता है। उसके नीचे लिखा होगा पत्नी स्वर्गीय और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा पुत्री और ऊपर लिखा होगा पूरे हस्ताक्षर। यदि आप फॉर्म देख रहे होंगे तो यह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो पूरे हस्ताक्षर लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर 1 रुपए का रसीदी टिकट आपको लगाना होता है और जब आप 1 रुपए का रसीदी टिकट चिपका देते हैं तब इसके बाद जो नामनी है या फिर जो दावेदार है वो इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। लेकिन सिग्नेचर करना कैसे है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सिग्नेचर करते समय आपको यह ध्यान रखना है
कि आप जब सिग्नेचर कर रहे हो तो आपके नाम के कुछ अक्षर इस जो रसीदी टिकट है इसके ऊपर आ जाए और कुछ अक्षर जो है वो जो पेपर है मतलब जो फॉर्म है उसके ऊपर लिखा जाए। लेकिन जागृति और सिंह इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके आप सिग्नेचर न करें। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया हुआ है जागृति शब्द को ही मैंने आधा जो है इस रसीदी टिकट के ऊपर दिया हुआ है और उसका कुछ हिस्सा मैंने नीचे किया है और सिंह जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा फॉर्म के ऊपर है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो डेथ क्लेम के फॉर्म में जब आप रसीदी टिकट लगाते हैं तो वहां पर सिग्नेचर आपको इस तरह से करना चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है पत्नी स्वर्गीय। तो जागृति सिंह के पति का क्या नाम है वो आप यहाँ पर नोट कर दें, स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह। और उसके बाद पुत्री लिखा हुआ है तो जागृति सिंह किसकी पुत्री हैं वो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। ध्यान रखिएगा जागृति सिंह किसकी पुत्री हैं ये नोट करना है। अब आपके मन में एक चीज आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि पत्नी के नाम से बीमा था और पत्नी की डेथ हो गई है और जो पॉलिसी का नामनी है वो उसका पति है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जहाँ पुत्री लिखा हुआ है वहां पर कट करके पुत्र लिख दें और उसके आगे पति के पिता का नाम नोट कर दें, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ऊपर जो पत्नी स्वर्गीय लिखा हुआ है उसको ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली छोड़ दें। अब हम चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। दोस्तों अधिकतम डेथ क्लेम फॉर्म में यहाँ पर नीचे जबरदस्ती साइन करा लिया जाता है और हमारा जो ग्राहक है वो समझता भी नहीं है यहाँ साइन क्यों करना है, क्या करना है। अभिकर्ता भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपको यहाँ पर न साइन करना चाहिए और न ही कराना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न यह उठ सकता है कि यहाँ पर फिर साइन करने के लिए दिया क्यों है? इसके पीछे वजह है, LIC कहती है कि हमारे पास जो माध्यम उपलब्ध है हम उस माध्यम के जरिए आपके खाते में पैसे डालेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मनी ऑर्डर के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अगर आप अपना पैसा पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप मनी ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसे पाने के लिए अगर करते हैं तो फिर आपको यह परमिशन देना होगा कि इसके एवज में जो भी खर्चे लगेंगे, यानी मनी ऑर्डर बनाने में या डिमांड ड्राफ्ट बनाने में जो भी खर्चे आएंगे वह आपके डेथ क्लेम के अमाउंट से काट लिया जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं तब तो यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर मत कीजिए। और यदि आप मेरी राय माने तो मैं यह कहूँगा कि आपको LIC जिस भी माध्यम से पैसे दे रही है आप उस माध्यम से पैसे लीजिए, वह जिम्मेदारी LIC की है, आपकी नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उसकी वजह से कल की डेट में अगर कोई इशू पैदा होता है तो ऐसी कंडीशन में LIC अपना हाथ, LIC या जो भी बीमा कंपनी है वह अपना हाथ पीछे कर लेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सिग्नेचर करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अभी दोस्तों जब हम लोग पीछे फॉर्म को भर रहे थे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ था जहाँ पर कि गवाह के सिग्नेचर कराने थे। तो यह जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग गवाही कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में कौन कौन लोग साक्षी बन सकते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। दूसरे ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेल में जानकारी दी हुई है। पिछली वीडियो में मैंने इन सभी के नाम को बार बार बुलाया भी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। यदि इस फॉर्म को मतलब अगर ये फॉर्म आपको हिंदी भाषा में मिला हुआ है और यह फॉर्म हिंदी के अलावा किसी दूसरे भाषा में अगर लिखा जाता है तो जो चीज आप इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको हिंदी में जरूर कन्वर्ट करें। तीसरा ऑप्शन यह कहता है। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या कहता है, यदि कोई महिला इस फॉर्म को सिग्नेचर कर रही है तो उसके पति का और पिता का नाम यहाँ पर होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अब जैसे मान लीजिए कि यह फॉर्म जिस भी नामनी या फिर दावेदार के द्वारा भरा जा रहा है वह अनपढ़ है, मतलब वह साइन नहीं कर सकता है, वह अंगूठे का निशान लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो शिनाख्त है यानी उसकी जो गवाही है वो मजिस्ट्रेट या फिर जस्टिस ऑफ राजपत्रित अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी 1 के जो अधिकारी होंगे उनसे वेरीफाई यहाँ पर कराना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन यह जो दावेदार या फिर नामनी एक महिला है और वह अंगूठा लगा रही है तो ऐसी कंडीशन में उसकी डिटेल तो ली ही जाएगी, मतलब उसकी शिनाख्त तो की ही जाएगी, लेकिन साथ में उसके पिता और पति का नाम होना बहुत जरूरी है। अब यदि आप नीचे ध्यान देंगे तो जैसे मान लीजिए कि किसी LIC की पॉलिसी में एक से अधिक नामनी है और वो सभी के सभी नामनी यह चाहते हैं जो LIC के डेथ क्लेम का पैसा है किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस राजपत्रित अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या निगम के क्लास 1 श्रेणी के जो अधिकारी होंगे उनकी हस्ताक्षर होना जरूरी है।
लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर बिल्कुल आखिरी लाइन को ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप भले ही सिग्नेचर करा कर लेकर चले आते हैं, लेकिन आपकी इस इच्छा को मानने के लिए निगम बाध्य नहीं होगा। अगर इस तरह की बात है तो यहाँ पर स्थान और दिनांक 2 चीज नोट करना होता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। मैं हम एतद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि निम्नलिखित रुपए की रकम श्री को भुगतान किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर भी सिग्नेचर करते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप यह चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी का पैसा किसी दूसरे को मिल जाए, तब आपको यहाँ पर जो भी डेथ क्लेम अमाउंट है वह लिखा जाता है। आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम, रुपए की रकम श्री के बाद आपको लिखना होगा, को भुगतान कर दी जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो राइट साइड में 3 डॉट वाली लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। और यदि आप LIC को ऐसी अनुमति देते हैं कि आपकी पॉलिसी का पैसा, कुछ पैसा या ज़्यादा पैसा, वो किसी और को दे दिया जाए, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे तो ये जितने भी नाम दिए हुए हैं इनमें से किसी एक व्यक्ति का सिग्नेचर और मुहर यहाँ पर होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों फिर से मैं एक बार कहूँगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। आपको आपके अकाउंट में पैसा ले लेना चाहिए। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उसके बाद आपको जो भी करना हो, अगर आपको LIC भी करानी है तो आप उसके बाद कराएं, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर न करें, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि डेथ क्लेम का अमाउंट बन कितना रहा है। जब आपके पास पूरे पैसे आ जाते हैं, LIC आपको लेटर दे देती है, सारी की सारी जानकारी आपके पास हो जाती है कि कितना पैसा पेमेंट आपको मिल गया है। उसके बाद निर्णय लेकर आपको यदि किसी को पैसा देना है तो आप दीजिए, अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो उसके बाद आप लीजिए, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर करके अपने पैसे को किसी और को देने का प्रयास न करें। दोस्तों यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं तो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे यह कहूँगा कि यह आपकी और आपके ग्राहक के हित के लिए है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को YouTube पर शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि यह आपके और आपके ग्राहक के हित के लिए है। अब चलिए हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अब यदि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए अगर राजी है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो नॉमिनी होगा, जैसे मान लीजिए हमारे केस में जागृति सिंह है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार पत्र का ब्यौरा मेरे द्वारा श्रीमती जागृति सिंह को उनकी समझे जाने वाली भाषा में समझा दिया था और वह वे अधिकार प्राप्त व्यक्तियों श्री, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यह पैसा निगम के एवज में बनना है, तो इसके आगे लिख दिया जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करने के लिए राजी हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति LIC की पॉलिसी लेना चाहता है कि भाई डेथ क्लेम का पैसा जो मिल रहा है उससे आप LIC की पॉलिसी कर दो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम लिख दिया जाएगा। या फिर यदि वह किसी व्यक्ति को पेमेंट देने के लिए तैयार है, तो जो व्यक्ति को पेमेंट देना चाहता है तो वह जिस व्यक्ति को पेमेंट देना चाहता है उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे की ओर मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, राजपत्रित अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इनमें से किसी एक के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर और उनकी मुहर लग जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो LIC का फॉर्म संख्या 3801 है, यह पूरी तरह से भरकर कंप्लीट हो जाता है। अब जब मैंने फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लिया है, हर जगह मैंने यह क्लियर किया हुआ है कि किस जगह पर आपको सिग्नेचर करना चाहिए, किस जगह पर नहीं करना चाहिए। सिग्नेचर किया जाता है तो उसका क्या मतलब निकलता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके विषय में मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप एक सही निर्णय के साथ अब डेथ क्लेम के फॉर्म को आप कंप्लीट तौर से भर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी अभिकर्ता की, किसी ग्राहक की हेल्प हो जाए। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।